नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ढेर सारे वीडियोस जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनाए हैं, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बनाए हैं। हमारे पास बहुत ढेर सारी कॉल्स आई, मेल्स आई, व्हाट्सएप आए। सबका एक बहुत बेसिक सा सवाल था कि साहब अपने को लोन नहीं मिलता, अपने को एफपीओ तो हमने बना ली लेकिन अपनी स्कीम्स नहीं पास होनी, अपनी वो स्कीम्स मिलती नहीं है। हमने अपनी एफपीओ इस संस्था के माध्यम से बनाई सरकार की, तब भी अपने को फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, तो आज हम बहुत ही डिटेल्ड में, मैंने टोटल 11 ऐसे पॉइंट समराइज किए हैं जिन 11 पॉइंट्स को समझने के बाद में आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि ये कोई भाग्य का खेल नहीं है, ये अपने किए हुए कर्मों का फल है। ठीक है, लोन मिलना प्रैक्टिकली कभी भाग्य का खेल नहीं है, ये आपके कर्मों का फल है। ये बैंकर के दिमाग की, मतलब बैंकर का जो अपना हिसाब किताब है ना, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी मजबूरी है कि वो लोन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो समझते हैं धीमे धीमे। सबसे पहला पॉइंट सर, हम चूंकि एफपीओ एक संगठन है जो किसानों का संगठन है, तो अपने एफपीओ में मोर और लेस बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऋण माफी का इंतजार करते हैं। अब ऋण माफी क्या होती है? ऋण माफी ये होती है कि आपने सरकार से केसीसी ली या सरकार से कोई और कृषि वाला ऋण लिया, उसके बाद में फिर जब इलेक्शंस का दौर आया तो कोई आने वाली सरकार ने आपसे वादा किया कि हम ऋण माफी करवाएंगे। आप उस वादे के अंदर फंस गए और आपने अपना पैसा जमा नहीं किया। ठीक है, आप समझिएगा कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, क्योंकि जब आपने पैसा नहीं जमा किया तो ये आपके माथे के ऊपर एक कलंक आके लग गया। ये माथे पे कलंक कैसा? आपकी सिविल में हमेशा के लिए, जब तक आप जीवित हो तब तक के लिए रिकॉर्ड हो गया कि आपने एक लोन लिया था जो चुकता नहीं किया। अब बैंक आपको हमेशा किस नजर से देखेगी? आपको हमेशा उस वाली नजर से देखेगी कि ये आदमी बेईमान है, ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है, इस आदमी को लोन देने लायक नहीं है। तो आप 5,000, 10,000, 50,000 रुपए के लिए ऋण माफी के अंदर इंतजार करो, लोन लेने के बाद पैसे ना जमा करो। इससे बेहतर है कि आप 2-2, 2,500 रुपए करके अपना पैसा जमा कर दो अगर आपके पास पैसा नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सबके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास जमीन है वो फसल उगाते हैं, लेकिन लोन उनका, जहां तक मेरे को एनालाइज हुआ है, समझ में आया है कि ज्यादातर लोगों की ऋण माफी में जाने की जो रीजन है वो सिर्फ, मतलब वहां पे ऋण माफी की वजह से जो फसल सिविल खराब होती है वो सिर्फ यही है कि उनको ऋण माफी का इंतजार होता है। उनकी इंटेंशन ही यही है कि वो पैसे लेके ऋण माफी के तरफ जाएंगे। तो ऋण माफी एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो गुनाह किस सिलसिले में? आपका उस समय का तो पैसा आपको माफ हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक जिंदगी भर का एक कलंक आप उस पैसे को माफ करवाने के बदले अपने माथे के साथ लेके घूमते हो। दूसरी बात सर, हम समझते हैं कि हमने अपनी एफपीओ बनाई। अब एफपीओ बनाने के टाइम पे आपने जहां से अपनी एफपीओ बनवाई, क्या उन्होंने आपको एक कंपनी को कैसे ऑपरेट किया जाता है इसके बारे में प्रॉपर डिटेल दी? क्या ऑथराइज कैपिटल क्या होती है इसके बारे में बताया? एक अपना वीडियो है, आप उसको रेफरेंस के तौर पे देखिएगा, आई बटन में आएगा। पेड अप कैपिटल क्या होती है उसके बारे में बताया, नहीं बताया। अब आप समझिएगा सर, कंपनी बेसिकली क्या होती है? कंपनी एक अग्रीमेंट होती है, तो उस अग्रीमेंट को चलाने के लिए एक प्रॉपर अपना जो, जिसको हम लोग आप एमओए बोलते हो ना, मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वो जो ऐसे संविधान है जो अपनी को कंपनी चलाने की बात करते हैं। तो आपको अपनी कंपनी के ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी पेड अप कैपिटल के 6 गुने से ज्यादा आपका लोन नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये एक रिकमेंडेड क्राइटेरिया होता है बैंक्स के लिए कि वो आपकी पेड अप कैपिटल से 6 गुने से ज्यादा का लोन नहीं कर सकते हैं। तो अब आप समझ के देखिएगा कि आपने कंपनी बनवाई। अब हालांकि सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा सा प्रोविजन है कि 15 लाख रुपए तक आपकी पेड अप ऑथराइज कैपिटल जो होगी उसके ऊपर बराबर स्टैम्प ड्यूटी जाएगी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, कभी कभी मैं अक्सर बहुत ढेर सारी कंपनीज देखता हूँ जिनकी ऑथराइज कैपिटल कभी 5 लाख हो जाती है, कभी 10 लाख हो जाती है। ठीक है, यूजली 15 लाख रुपए वहां पे हो सकती थी, क्योंकि किसी की जेब से कोई नुकसान नहीं था वहां पे। ठीक है, कि आपको एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती तो आप बचा लेते अपना पैसा, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपकी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा तो आप पेड अप कर नहीं सकते हो। तो कम से कम उतनी तो ऑथराइज रखिए ना जितने के ऊपर आपको कोई नुकसान नहीं है। एटलीस्ट अगर आप 15 लाख रुपए की ऑथराइज रखोगे और धीमे धीमे मेंबर्स अपने 15 लाख रुपए के बनाते चलोगे, तो उसका 6 गुना हो जाता है 90 लाख रुपए। ठीक है, 90 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। करेक्ट। तीसरा पॉइंट सर, हम लोग समझते हैं कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच होने वाले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, कंपनी का डायरेक्टर हमेशा ये समझता है कि साहब कंपनी हम है और हम ही कंपनी है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। मैंने इससे पहले वाले सवाल पॉइंट में आपको बताया कि कंपनी बनाने से पहले आप अपने कंसल्टेंट के साथ बहुत विचार विमर्श करके समझिए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है।
जैसे भारत का संविधान है वैसे ही कंपनी का अपना संविधान होता है। आप समझिए कंपनी है क्या एक्चुअली, ठीक है। जब तक आप अपनी कंपनी बनाना आसान होता है, वो ये वही बात हो गई ना, हाथी खरीद के लेके आ गए लेकिन हाथी को पालना बड़ा मुश्किल है। तो कंपनी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन कंपनी को चलाया कैसे जाएगा ये तभी पॉसिबल है जब आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पता हो। तो एक बहुत सीधी सी राय है, आप अपने कंसल्टेंट के साथ में बैठिए ताकि आप कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से समझिए कि कंपनी का हिसाब किताब क्या होता है। तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के डायरेक्टर्स एक्चुअल में कंपनी के मालिक होते ही नहीं है, ठीक है। कंपनी के मालिक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच में, कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच में सर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब बैंक के पास आप स्टेटमेंट लेके जाओगे तो अगर वो देखेंगे कि यहाँ पे बस आदान प्रदान एक ही दो लोगों के बीच में हो रहा है, इसका मतलब ये जो कंपनी है ये फोर्स कंपनी है, ये एक तरीके की पेपर मेड कंपनी है, ये एक्चुअल कंपनी नहीं है, ये सिर्फ कागजी कंपनी है, ठीक है। तो एक वो बहुत बड़ी चीज होती है। फिर सर हम हमेशा बोलते हैं कि अपने को अकाउंटिंग, मतलब आपके कंसल्टेंट ने से पैसे मांग लिए या हम अकाउंटिंग नहीं करवाएंगे। अब समस्या क्या होती है कि अगर आप अपनी जेब के हिसाब किताब को प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे, उसकी प्रॉपरली रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, तो आप किसी को कैसे बता पाओगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। आपकी बैलेंस शीट कैसे बहुत बढ़िया बनेगी, ठीक है। और जब आपकी बैलेंस शीट बढ़िया नहीं बनेगी, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़िया नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आने वाली फिगर्स को आप समराइज नहीं करोगे, तो पॉसिबल ही नहीं है आप कहीं से अपने आप को जस्टिफाई कर पाओ कि हमने क्या किया। तो अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। अब अकाउंटिंग के लिए आपको थोड़ा एडिशनल खर्चा करना पड़ता है, तो इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को किसी जानने वाले को साथ में रखो जिसको टैली वैली की नॉलेज हो, या फिर जैसे अभी हम लोगों का अपना एक एफपीओ के लिए सॉफ्टवेयर आने वाला है, आप वो बड़ा सस्ता सा सॉफ्टवेयर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि आपकी कंपनी की अकाउंटिंग अगर अच्छी होगी, आपकी बैलेंस शीट खूबसूरत निकलेगी, खूबसूरत बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वो फ्लैट हो जाएगा मैनेजर, तो वो आपको पैसे दे देगा, आपकी स्कीम को करवाएगा, ठीक है। फिर बात आती है सर जीएसटी की। अब समझिएगा, जीएसटी एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। मान लीजिए कि आपने बोला हमने जीएसटी नहीं लिया, और आपको ये पता है कि 40 लाख रुपए तक के माल के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, या फला माल के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। मान के चलते हैं जैसे 40 लाख रुपए के माल के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। आपने अपनी कंपनी के बैलेंस शीट में कैश के ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हुए 35-40 लाख रुपए का टर्नओवर दिखा दिया। अब वो आपने फेक टर्नओवर क्रिएट कर दिया, ठीक है। आपकी बैंकिंग नहीं हुई तो कहीं से वो अमाउंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप अगर मान के चलिए, अगर आपने जो है कि अपना टर्नओवर इनकेस आपने किसी को बेचा भी होता, नोन पर्सन्स को भी आप कहते हैं कि साहब आप हमारे माध्यम से बेचो, तो आप उसको जीएसटी में तो आपका अनार वगैरह आता नहीं है, उस पर 0% टैक्स है। अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया होता तो वहां पे आप 0% वाले कॉलम के अंदर उसको दिखा देते, एग्जेम्प्टेड आइटम है, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम के अंदर आप अपने अमाउंट को दिखा देते, तो आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखने वाली सेल की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ सप्लीमेंट हो जाती, मतलब एक उसको साक्ष्य मिल जाता, एक उसको एविडेंस मिल जाता, ठीक है। एविडेंस को एक आपको प्रमाण मिल जाता कि आपका जो टर्नओवर है वो जेन्युइन है, ठीक है। तो जीएसटी का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अकाउंटेड ट्रांजैक्शन है तब तो नो डाउट आपकी वहां पे होगी, अगर अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो आप कम से कम जीएसटी में तो उसको दिखाओगे ना। तो आपकी बैलेंस शीट में दिखने वाली दोनों तरीके की ट्रांजैक्शंस, मान लीजिए 10 रुपए में 3 रुपए आपका अकाउंटेड है, 7 रुपए आपके कैश में था, तो 7 रुपए को जस्टिफाई करेगा आपका जीएसटी का रिटर्न और 3 रुपए को जस्टिफाई करेगी आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तो आपका टर्नओवर बहुत अच्छा हो गया, आपने अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो जो लिखा हुआ है ना वो सब आपने जस्टिफाई कर दिया, हम एकदम क्लियर हैं, साफ हैं, हमने आपको बता दिया। इसके बाद में सर आती है बात डायरेक्टर्स के सिलेक्शन की। अब पता चल रहा है कंपनी नई बनी या 1 साल 1.5 साल जब भी पुराना हो गया, तो कंपनी को संचालन कौन कर रहा है, कंपनी का संचालन कंपनी के डायरेक्टर्स कर रहे हैं। तो ये देखा जाता है भाई, यूजुअली बोला जाता है ना कि जिसके बाप या माँ बाप जिसके अच्छे नहीं होते उनका बच्चा भी नॉर्मली उतना अच्छा परवरिश नहीं होती है, ठीक है। तो सेम तरीके से कंपनी के अगर डायरेक्टर्स अच्छे नहीं है जो कंपनी का संचालन कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर कंपनी के डायरेक्टर्स की सिविल खराब है, पता चला डायरेक्टर्स चोर हैं, डायरेक्टर्स ने डिफॉल्ट कर रखे हैं, तो कंपनी को लोन कहां से मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो कंपनी के डायरेक्टर्स वैसे सिलेक्ट करिए आप जो अच्छे हो, जिनकी सिविल स्ट्रांग हो। सिविल बार बार मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिविल एक ऐसा बेसिकली नंबरिंग होती है,
एक नंबरिंग होती है कि आप उधार लेने के बाद कितना अच्छे से पैसा अपना चुकता करते हो, कितना याद रखते हो कि आपको इस तारीख को अगर आपको अपने पैसे देने तो आप उस तारीख को पैसे देते हो जाके या नहीं देते हो। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आपको लोन देते हैं ना तो आपके पैन नंबर के ऊपर ये चीज चढ़ जाती है, और जब आपसे वापस आप इंस्टॉलमेंट देते हो तो आपके पैन नंबर के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं कि हम आपके बारे में लोगों इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कि आपने पैसे दिए, कब लिए, कब लिए, कब दिए, कब दिए, कब लिए, ऐसा करके वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको एक स्कोर मिलता है, ठीक है, एक नंबर मिलता है, उसको हम लोग सिविल बोलते हैं। ठीक, तो अगर कंपनी के डायरेक्टर्स खराब तो कंपनी का लोन होना असंभव बात, राइट। इसके बाद अब हम लोग पहुंचते हैं 7वें नंबर के पॉइंट पे। सब आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम समझते हैं कि एक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही बेसिक चीज होती है। वो एक आयाम होता है जिस आयाम के अंदर अपने को एक काम करना होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सस्ते में बनवा लेना या बहुत महंगे में बनवा लेना, ये दोनों एक डिफरेंट बातें हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी कैसे बनेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी कैसी प्रेजेंट की, भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी फिजिबिलिटी बताती है, आपका जो प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हो वो चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखने के बाद में कुछ रेशियोज को चेक करती है, कुछ अनुपातों को देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम इनको पैसे दे दें और बाद में ये प्रोजेक्ट पूरा डूब जाए, ठीक है ना। तो अगर वो प्रोजेक्ट डूबने वाला होगा तो वो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो सब कुछ बताए। मतलब क्या हुआ, बैंकर तो उतना सक्षम है नहीं आपने प्रोजेक्ट कि वो हर चीज के बारे में बहुत डिटेल में जाने, लेकिन अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी हुई है ना तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इतना डिटेल में होना चाहिए कि बैंकर जब उसको देखे तो समझ में आए कि भैया बिजली लग रही है इतनी तो कहां से लग रही है, दूध इतने में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर हमारा कोई वेस्टेज बिक रहा है तो मार्केट में कितने में बिक रहा है, ठीक है, हमारी सेल मार्केट में होगी तो कितने में होगी, हम परचेज कर भी पाएंगे इतने में या नहीं कर पाएंगे, हमारे पास बिजली अगर हम सोलर लगा लेते हैं तो क्या हमको प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हिस्सा अपना बनाना पड़ते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमेशा एक अच्छे एक्सपर्ट, एक अच्छे सलाहकार के माध्यम से बनवाइए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत महंगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए, ऐसा भी नहीं, मैंने अच्छे सलाहकार शब्द इस्तेमाल किया। कभी बहुत कम कॉस्ट में भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा कॉस्ट में भी और कभी मीडियम कॉस्ट में भी, ठीक है। तो आप उस सिलसिले में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी उसमें आपको सपोर्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पे आती है आपकी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर स्पेशलाइज्ड लोगों के बारे में। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम मान के चलते हैं जैविक खाद के बारे में काम करने जा रहे हैं। अगर अपने बोर्ड के ऊपर कोई ऐसा है जो बीएससी एग्रीकल्चर है, पीएचडी है, एमएससी एग्रीकल्चर से है, जिसने जैविक खाद के ऊपर काम किया हो, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन हो, तो कम से कम अपने को ये बोर्ड की पावर दिखाते हैं, कंपनी की पावर दिखाते हैं कि साहब हम पैसे का मिसयूज नहीं करेंगे, हम कोई नौसिखिया आदमी नहीं है जो हम पैसे को मिसयूज कर डालेंगे। तो अगर हमारे बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत ही काबिल हैं, जिनके पास सर्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे पास काबिलियत दो तरीके की होती है, एक आदमी पढ़ा हुआ है, एक आदमी गढ़ा हुआ। तो जो गढ़ा हुआ आदमी है उसको हम आप तो समझ सकते हैं, लेकिन पेपर्स कभी उसको नहीं समझते हैं। तो जो गढ़ा हुआ आदमी है वो हमारे साथ होना आवश्यक है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है उसकी डिग्री बहुत मैटर करती है, उसके पेपर्स बहुत मैटर करते हैं। तो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर कैसे डायरेक्टर्स होने चाहिए, उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो हम जिस तरीके का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं ना, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स के बारे में उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो इसको अपने को प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, वहां पे बढ़िया काम मिलता है, अपना रिपोर्ट होने का बहुत अच्छा काम हो जाता है। अब बात आती है एनुअल फाइलिंग और आईटीआर की। अब देखिए सर, हमने कंपनी बना ली, अगर हमने एनुअल फाइलिंग नहीं करवाई, आईटीआर नहीं करवाया, तो फिर आप ऊपर लिखी सारी बातों को भूल जाओ, लोन ही नहीं होना, प्रोजेक्ट ही नहीं होना आपका, ठीक है। तो आपकी कंपनी के आरओसी की फाइलिंग, आरओसी की ऑडिट, आपकी कंपनी के अगर आईटीआर फाइलिंग होनी है वो, अगर इनकम टैक्स में ऑडिट होना है वो, ये सारी चीजें प्रॉपर्ली फाइल्ड होनी चाहिए। और ये आपकी वो जो रिपोर्ट जो आप डीपीआर के साथ में अपनी पूरी समरी बना के प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो वो वहां पे उसके साथ में आपका अटैचमेंट होता है। ओके, सेकेंड लास्ट पॉइंट 10th नंबर का, बैंकिंग। सवाल उठता है कि बैंकिंग क्या होती है। लोग बोलते हैं आपकी बैंकिंग अच्छी है, लोग बोलते हैं आपकी बैंकिंग खराब है। तो बैंकिंग कुछ और नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में होने वाले रुकने वाले पैसे या आपके बैंक अकाउंट में होने वाले ट्रांजेक्शन्स के बारे में है। अब मान लीजिए कि आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में हमेशा ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए के आसपास पड़ा रहता है। तो बैंकर क्या बोलेगा, यार ये आदमी 5,000 रुपए तक रखा रहता है, चलो एक काम करते हैं, इसको 4,000 रुपए की किस्त इसकी हम अरेंज कर देते हैं।
तो बैंकिंग का मतलब आपके अकाउंट में कितना रुपए स्टॉक हो रहा है, कितना रुपए स्टे कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग बैंकर ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने ज्यादा लंबी किस्त बना दी, इसके खाते में पैसे ही नहीं होते हैं तो बाउंसिंग हो जाएगी। तो बैंकिंग का मतलब ये होता है। आप अगर करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे ट्रांजेक्शन का फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर मैं डायरेक्टर्स की खुद की बैंकिंग की बात करें तो उनके सेविंग अकाउंट्स के अंदर उनका रिटेन कितना कर रहा है पैसा, बिजनेस अकाउंट्स में ट्रांजेक्शंस का फ्लो कितना कर रहा है, कितनी जल्दी जल्दी पैसा आ रहा है, कितनी जा रहा है, मतलब कितना रिटेन कर रहा है पैसा, ये इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग, ठीक है। लास्ट पॉइंट, आईटीआर एंड बैंकिंग ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो। जिस टाइम पे आप काम करोगे, बैंक प्रपोजल्स वहां पे दोगे, तो लास्ट 6 मंथ या 12 मंथ जैसे आपके बैंकर की रिक्वायरमेंट होगी वैसे अपनी कंपनी का बैंक स्टेटमेंट आप दोगे, ठीक है। सेम तरीके से आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर्स होने चाहिए उनका भी आईटीआर फाइल होना चाहिए। कम से कम ये दिखना चाहिए कि ये जो डायरेक्टर्स हैं इनका खुद का वजूद है ना। ये ऐसा नहीं है, ये इनके इंटेंशंस खराब नहीं है, ये ऐसे लोग नहीं हैं जो कंपनी को अगर जब लोन मिलेगा तो ये पैसे लेके तुरंत अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए लगाएंगे। ये स्टेबल लोग हैं, इनके घर पे खाना खर्चा चल रहा है, उनका आईटीआर प्रॉपर फाइल्ड हो और उनकी भी बैंकिंग अच्छी हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मेंटेन कर लेते हो तो आपको लोन मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब लास्ट चीज आती है कि सर वो क्या हो जब आपके कोलेटरल फ्री लोन्स हो, ठीक है, जहां पे आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। तो अगर आपकी सर ये प्रोफाइल अच्छी होगी ना तो बैंकर आपको इजीली हंसते गाते कर देगा। इसमें लास्ट टिप मैं आपको और देता हूँ, इस प्रोफाइल को अच्छा करने के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं। यूजली हम लोग मोबाइल बहुत आराम से खरीदते हैं, ठीक है। अपने को मान लीजिए कि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कोई लोन लेने की, तो हम कैसे बता पाएंगे किसी को कि हम भाई हमारी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, मैं अच्छा आदमी हूँ, है ना। तो अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो तो आप लोन लेने की आदत डालो, आपको लोन लेना चाहिए, ठीक है। उससे आपकी सिविल, आपका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पेमेंट करने का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो बढ़ता है। अब ये कैसे ले सकते हो, मैं कह रहा हूँ सर आपके पास भले ही 20,000 रुपए हो, आपको 15,000 रुपए का मोबाइल लेना है, आप इस 15,000 रुपए के मोबाइल को कैश मत लो, आप बजाज फाइनेंस से जाके लोन ले लो। इस तरीके को होम क्रेडिट नाम की कंपनी है, तमाम आपके लोन सप्लायर्स हैं। आपने एक मोबाइल ले लिया, मैं सिर्फ 15,000 रुपए का मोबाइल लिया, उसको आपने प्रॉपर हर महीने आपके 1,500-2,000 रुपए की किस्त आई, आपने पे किया, देखिए आपकी सिविल कैसे बढ़ती है साहब, चुटकियों में सिविल बढ़ती है। क्योंकि जब आप लोन नहीं लेते हो, जब आपकी जीरो प्रोफाइल होती है तो आपकी सिविल होती है -1, ठीक है। -1 का मतलब ये नहीं कि आप बहुत खराब हो, एक्चुअल में वहां पे कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। फिर जब आप लोन लेने के बाद में काम करना शुरू करते हो तो धीमे धीमे आपकी सिविल बढ़ती जाती है और जब आप पूरा लोन पे करते हो तो 700, 750, 800 के आसपास आपकी सिविल पहुंचती है। और जितनी अच्छी आपकी सिविल, जितनी अच्छी आपकी बैंकिंग, ये ऊपर बताए हुए जितने आपने बहुत बेहतर तरीके से 11 टॉपिक्स फॉलो किए, आप एकदम निश्चिंत रहिए सर, आपको लोन मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको आगे आने में कोई भी समस्या हो रही है तो आप मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9335377770। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। एकदम मैं आपको गुड लक करता हूँ कि आपने अपनी एफपीसी बनाई, आप चेक करवाओ कि वो अच्छे से बनी या नहीं बनी, कुछ कमियां होंगी उनको सही करवाओ और उसके बाद में आप अप्लाई करो। 5 महीने 6 महीने हम लोग साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, एकदम जम के ढेर सारी स्कीम्स का फायदा उठाने वाले हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, आप बहुत अच्छा, थैंक यू।